का खर्च मुफ्त है। अब ये सरकार की बनाई हुई स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आता है। तो जाहिर सी बात है, जब लोकसभा में इस बिल को पास किया गया आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख के कवर्ड का, तो लोकसभा में पास किया गया, उसके बाद आगे ये राज्यसभा में भेज दिया गया बिल प्रस्ताव, और वहां से भी पास हो गया क्योंकि जनता की भलाई के लिए था। अब पूरी तरीके से ये बिल जब पास हो गया, विधेयक बन गया कि भाई प्रत्येक भारतीय नागरिक को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख की छूट स्वास्थ्य सेवाओं में सरकारी अस्पतालों में मिलेगी या प्राइवेट अस्पतालों में भी मिलेगी, वो कार्ड दिखाकर। तो जाहिर सी बात है, इस योजना का लाभ, इसके टर्म कंडीशन और जानकारी को बताने के लिए, इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए सरकार को एक ऐसे संस्था की जरूरत थी जो जनता के बीच में ऐसी जानकारी को पहुंचा सके और जनता उस सेवाओं का लाभ उन्हीं लोगों के माध्यम से उठा सके। तो जिस संस्था ने इस काम की जिम्मेदारी को संभाला, या जिस संस्था को सरकार लोकसभा से जिस संस्था को इस काम की जिम्मेदारी दी गई, उस संस्था को बोला जाता है कार्यपालिका, यानी कि एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूटरी। इसका काम होता है लोकसभा द्वारा दिए गए कार्य या पास किए गए विधेयक की जानकारी को जनता तक पहुंचाना, और जनता उन जानकारी के द्वारा अपने फायदे और हित के लिए जो लाभ उठा सकती है, उनके सजेशन से, विचार विमर्श और सलाह मशवरे से उठा सकती है। तो जनता को जागरूक करना, अवेयर करना भी कार्यपालिका का ही काम है, और उस जानकारी के माध्यम से जनता जो सुविधाएं उठा पाए फायदा, उस सुविधाओं के लिए खुद हर एक कार्यपालिका की एक संस्था अपनी होती है, यानी कि मिनिस्ट्री। जैसे स्वास्थ्य विभाग का काम है तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी संभालेंगे, और वहां से फॉर्म होते होते सरकार तक पहुंचेगा डेटा जनता का, और जनता को उस बेनिफिट में डाला जाएगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों बनाया गया? राजशाही व्यवस्था थी, अर्धाध्यक्षीय व्यवस्था थी, अध्यक्षीय व्यवस्था थी। तो संसदीय प्रणाली क्यों बनाई गई? संसदीय प्रणाली का मतलब होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा, या केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए सभी व्यवस्थाओं को प्रत्येक राज्य तक बेहतर व्यवस्था में पहुंचाया जा सके। तो सरकार के 3 अंगों में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका यानी कि विधायिका, यानी कि 2 हाउस, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस मतलब राज्यसभा, लोअर हाउस मतलब लोकसभा। सरकार का दूसरा अंग है कार्यपालिका, यानी कि एग्जीक्यूटरी, जिसका काम है बनाए हुए नियम और कार्यक्रम या नीतियों को जनता तक पहुंचाना, और जनता जब जागरूक हो जाए तो उन जानकारी के माध्यम से सरकार की बनाई हुई नीतियों का फायदा उठाना, लाभ उठाना, जिससे जनता अपना विकास कर सके। शिक्षा नीतियां हो तो शिक्षा के माध्यम का विकास कर सके, स्वास्थ्य विशेषताओं की सुविधा हो तो स्वास्थ्य का फायदा उठा सके, जैसे कि मैंने आयुष्मान भारत योजना का आपको एग्जाम्पल बताया। अब सपोज करो शिक्षा की नीति नहीं आई है, शिक्षा में यह कहा जा रहा है कि जो भी बच्चा 12th में और 10th में फर्स्ट डिवीजन से, यानी 60% मार्क्स से ऊपर आएगा, उसको 20% की स्कॉलरशिप मिलेगी। गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला। अब जनता तक ये जानकारी नहीं पहुंचती है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? एग्जीक्यूटरी। कार्यपालिका में वो विभाग जो शिक्षा विभाग का कार्य संभालता है, तो शिक्षा मंत्री, फिर शिक्षित विभाग के सारे ऑफिसर्स, और ऑफिसर्स के बाद जनता। इस तरीके से लोकसभा में बिल पेश किया जाता है, राज्यसभा में बिल पास किया जाता है, और उसके बाद वापस लोकसभा के हाथों से ही उस कार्य को कार्यपालिका को सौंप दिया जाता है, और कार्यपालिका उन सभी विधेयक और नीतियों को नागरिक तक पहुंचाती है, और नागरिक जानकारी लेकर उसका फायदा उठाते हैं, विकास करते हैं अपना। ठीक है। और अगर जनता तक ये जानकारी नहीं पहुंचती है, या जनता ऐसे मामलों का फायदा या अपना
हित नहीं कर पाती है, तो कहीं ना कहीं कार्यपालिका ने अपना काम सही से नहीं किया। अगर पार्लियामेंट में बिल बन चुका है, विधेयक पास हो चुका है, लेकिन जनता को उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है, यानी कि कार्यपालिका ने अपना काम सही से नहीं किया है। क्योंकि जागरूक करेगी अगर कार्यपालिका, तभी तो जनता उसका फायदा उठाएगी। जानकारी ही नहीं होगी तो फायदा कहां से उठा पाएगी। तो काफी सारी सरकार की नीतियों का गलत उपयोग या फिर सही से फायदा ना उठा पाने के कारण जनता को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि इसमें दोष कार्यपालिका का होता है। अब जिन कार्यों को लोकसभा कार्यपालिका की जिम्मेदारी पर छोड़ती है, तो कार्यपालिका की जवाबदेही भी होती है लोकसभा के प्रति कि जो बिल विधेयक पास हो गए या जो नियम प्रस्ताव पास हो गए, कितने % वो काम पूरा हुआ, और अगर नहीं पूरा हुआ तो क्यों नहीं पूरा हुआ। तो कार्यपालिका संसद के प्रति जिम्मेदार होती है, जवाबदेह होती है। पार्लियामेंट में दो तरीके से काम किया जाता है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम, यानी अध्यक्षीय प्रणाली और अर्धअध्यक्षीय प्रणाली। अर्धअध्यक्षीय प्रणाली में क्या होता है, हमारे पास दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। हमारे यहां भारत में लोकसभा में सबसे ज्यादा विधेयक पेश किए जाते हैं, बिल पेश किए जाते हैं, ठीक है। जबकि राज्यसभा में भी बिल पेश किए जा सकते हैं, लेकिन राज्यसभा में धन विधेयक यानी फाइनेंशियल रिलेटेड विधेयक पेश नहीं किए जा सकते, जबकि लोकसभा में सभी बजट संबंधी, धन विधेयक संबंधी बिल पेश किए जा सकते हैं। तो बस राज्यसभा और लोकसभा में बिल पेश करने में यही डिफरेंट है। बाकी लोकसभा में भी बिल पेश किया जा सकता है और राज्यसभा में बिल पेश किया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ अर्धअध्यक्षीय प्रणाली है, जिससे कि प्रधानमंत्री निर्णय लेता है कार्यों के लिए, नीतियों को बनाने के लिए, लेकिन उन बनाई हुई लोकसभा से पास हुए नीतियों को आगे फिर राज्यसभा में भेजा जाता है कि राष्ट्रपति अगर उस विधेयक को पास करता है तो ही वो विधेयक पास माना जाएगा, अदरवाइज सिर्फ प्रधानमंत्री या लोकसभा के मेंबर्स के चाहने से सिर्फ बिल पास नहीं हो सकता। तो इसको बोलते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम या अर्ध अध्यक्षीय प्रणाली। इसका मतलब सीधा सीधा यही होता है कि लोकसभा में अगर डिबेट होने के बावजूद भी बिल पास हो गया, इसका मतलब ये ना समझा जाए कि पास है वो, अभी आगे राज्यसभा में भी पास होना बाकी है। तो राज्यसभा में अगर राष्ट्रपति पास कर देता है तो विधेयक पास है, नहीं तो राष्ट्रपति के पास हमारे वीटो पावर भी होता है, निषेधाधिकार या विशेषाधिकार, यानी उस बिल को पास करना या नहीं करना वो उसकी मर्जी पे है। जाहिर सी बात है, जन कल्याण के लिए अगर बिल है, इमीडिएट प्रोसेस में पास करना चाहिए तो वो किया जाता है, और अगर ऐसा नहीं है तो नहीं किया जाता। संसदीय कार्यप्रणाली में मंत्रिमंडल की अहम भूमिका होती है। मंत्रिमंडल यानी कि लोकसभा में बैठे हुए मिनिस्टर्स सलाह और विचार विमर्श के साथ प्रधानमंत्री के लिए कार्य करते हैं। ये अपने अपने क्षेत्रों से समस्याओं की फाइल को लाते हैं और उन समस्याओं में जो समस्याएं प्रायोरिटी पर होती हैं दूर करने के लिए, समाधान करने के लिए, उन्हीं पर नीतियां या विधेयक बनाए जाते हैं। सुन लो, संसदीय शासन प्रणाली को कैबिनेट शासन या मंत्रिमंडल का शासन या उत्तरदायी शासन भी कहा जाता है। संसदीय शासन वह शासन है जिसमें कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों में से ही होता है। विधानसभा के सदस्यों में से ही जो चुनाव होता है वही सदस्य कार्यपालिका में जाते हैं। जाहिर सी बात है, विधानसभा के चुनाव के कारण ही कार्यपालिका में सदस्य बनाए जाते हैं, तो कार्यपालिका पूरी तरीके से विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। ठीक है, कार्यपालिका विधानसभा के प्रति जिम्मेदार है, लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। प्रत्येक राज्य की अपनी विधानसभा होती है,
यानी कि कार्यपालिका प्रत्येक राज्य में लोकसभा द्वारा बनवाए गए, पास कराए गए विधेयक को पहुंचाती है और प्रत्येक राज्य अपने संवैधानिक तरीकों से जनता तक उस विधेयक की जानकारी, फायदों की नीतियां उपलब्ध करवाती है और उस जानकारी के प्रभाव से ही जनता अपना विकास करती है, फायदे लेती है, चाहे वो फायदे शिक्षा, चाहे वो फायदे स्वास्थ्य, चाहे वो फायदे रोजगार संबंधित हों। सरकार अलग अलग तरीकों से काम करती है, लोकसभा अलग अलग तरीकों से बिल विधेयक पास करवाती है, विदेश नीति भी बनाती है जिससे कि बाहर के देशों से हमारे संबंध अच्छे रहें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आए और यहाँ से आना जाना भी या माइग्रेटेड जो भी लोग हैं उनको अच्छी सहूलियत बाहर मिल सके। अब जाहिर सी बात है, काफ़ी हमारे भारतीय अर्बन लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है, रूरल लोगों को नहीं पता होगा इन चीज़ों के बारे में कि भाई फॉरेन पॉलिसी से हमें क्या लेना देना। गांव वाले लोगों को नहीं मालूम था फॉरेन पॉलिसी से क्या लेना देना, लेकिन धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं फार्मर्स, तो उनको अच्छी खेती और अपना प्रोडक्ट बाहर भेजने के लिए, अच्छी इनकम करने के लिए फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट माना जाता है। तो लोकसभा पॉलिसीज बनाती है, उन पॉलिसीज को कार्यपालिका की जिम्मेदारी पर छोड़ा जाता है कि कार्यपालिका प्रत्येक राज्यों और उनके नागरिकों तक अवेयर कराएगी, पहुंचाएगी। ठीक, साथ में कार्यपालिका के सदस्य विधान सभा से चुने जाते हैं, तो प्रत्येक विधानसभा में कार्यपालिका उस बिल विधेयक को पहुंचाती है। प्रत्येक विधानसभा यानी कि प्रत्येक राज्य के मंत्रिमंडल के ऑफिस में पहुंचाती है, ठीक है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा। और प्रत्येक राज्य के विधानसभाओं के प्रमुख नेता, अपने क्षेत्रीय नेता अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने लोगों को जागरूक करते हैं उन विशेषताओं और सुविधाओं से जो कि केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई है। तो इस तरीके से कार्यपालिका का काम पूरा होता है आधा, जब जनता जागरूक होती है ऐसे नीतियों से, और पूरा काम तब पूरा होता है जब उन नीतियों का जनता फायदा भी उठाती है। जानकारी लेना अलग हो गया, जानकार होना अलग हो गया, उस जानकारी के प्रभाव से फायदे लेना, सुविधाएं लेना, ये पूरी तरीके से नीतियों के बनाने का निस्तारण है। यानी कि कोई नीतियां या पॉलिसी इसीलिए बनाई जाती है इससे जनता का विकास हो, और जब जनता इस नीतियों के द्वारा जागरूक होकर फायदा ले लेती है तो उस पॉलिसीज के बनाने का बेहतर परिणाम निकल के आता है। क्या कि हमारे भारत की एजुकेशन सिस्टम बेहतर होती है, हमारे भारत की लिटरेसी रेशियो आगे होती है, हमारे भारत की एम्प्लॉयमेंट रेशियो आगे होती है, और हमारे भारत की हेल्थ रेशियो भी आगे होती है लोगों की, ठीक है। यानी कि भारत में शिक्षित प्रतिशत कितने हैं, भारत में स्वस्थ व्यक्ति कितने ज्यादा हो गए, भारत में रोजगार युक्त व्यक्ति कितने ज्यादा हो गए। तो इन सभी कार्यों के लिए नीतियां बनाई जाती हैं। संसद के प्रति उत्तरदायित्व, संसद के प्रति उत्तरदायित्व, संसद यानी पार्लियामेंट सिस्टम। संसद के दो भाग हैं, दो हाउस हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो लोकसभा में मंत्रिमंडल, संसद के प्रति पूरा उत्तरदायित्व होता है मंत्रिमंडल का, यानी कि संसद को बेहतर चलाने के लिए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का उचित योगदान होना जरूरी है। यानी कि जब भी सत्र चले, सेशन चले, तब पूरी तरीके से बैठक में सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट उपलब्ध हो और अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं लेकर पॉलिसीज को आगे बढ़ाएं, बनाएं, बहस हो। यह अलग बात है किस पार्टी की बहुमत है और कौन से पार्टी अपोजिशन में है, लेकिन सबकी उपलब्धता होना जरूरी है। तो ये सभी मंत्रिमंडल के सदस्य जीते हुए और साथ में विपक्ष की भूमिका रहने वाले सदस्य भी
जरूरी हैं और ये सभी उत्तरदायी हैं संसद को पूर्ण रूप से चलने के लिए। तो संसद के प्रति सभी मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का यानी पूरे मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व है उपलब्ध होना और लगातार संसद में बैठकों में काम करना। अब पार्लियामेंट के मेंबर्स, इसका मतलब ये तो है नहीं कि फावड़ा लेकर खुदाई करेंगे, है ना। पार्लियामेंट के मेंबर तो क्या करेंगे, पॉलिसीज के लिए ही बात करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। कुछ लोग जो सहमत नहीं होंगे वो डिबेट हो, उस पर आर्ग्यूमेंट होगा, डिबेट होगा और फिर उसकी खामियां हटाने के बाद वापस विधेयक को आगे भेजा जाएगा। कार्यपालिका का प्रधानमंत्री होता है, मुखिया, लेकिन असली शक्ति होती है मंत्रिमंडल के पास, यानी जो मिनिस्टर्स होते हैं, क्योंकि मिनिस्टर्स ही तय करते हैं कि समस्याएं क्या है और इन समस्याओं के लिए समाधान क्या है, समाधान क्या होने चाहिए, फिर इन पर विचार विमर्श होता है। तो कार्यपालिका का मुखिया मात्र एक व्यक्ति ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ विचार विमर्श करता है और बेहतर परिणाम पर पहुंचता है, डिसीजन लेता है, लेकिन समस्याओं को देखना, समस्याएं देखने के बाद उनके लिए पॉलिसीज बनाना, उसका बिल पेश करना और संसद में उसकी अच्छाइयां और बुराइयां निकालने का काम भी मंत्रिपरिषद का ही होता है, मंत्रिमंडल का ही होता है। तो ये मंत्रिमंडल अपने क्षेत्र की समस्याओं को लाते हैं, उस पर विचार विमर्श होता है, फिर होने के बाद ही प्रधान, कार्यपालिका का प्रधान यानी कि मेन एग्जीक्यूटिव ऑफ द एजुकेटरी डिसीजन पर पहुंचता है कि इस विधेयक को आगे भेजने लायक है राज्यसभा में या नहीं। ठीक, तो सीधी सी बात है, मंत्रिमंडल का संसद के प्रति मुख्य उत्तरदायित्व है और कार्यपालिका का प्रधान उसका नाम मात्र प्रधान है, असली कार्य मंत्रिमंडल का ही होता है। ठीक है, और मंत्रिमंडल के द्वारा जब ये बिल विधेयक पास करवा लिए जाते हैं, ठीक, तो मंत्रिमंडल का ही काम आगे होता है कार्यपालिका में सभी ऑफिसर्स को उन पॉलिसीज की फाइल देना और वो फाइल आगे नीचे लेवल तक पहुंचती जाए और धीरे धीरे उस फाइल के प्रत्येक टर्म और कंडीशन और रूल्स पब्लिक के दिमाग में छप जाएं, डी ग्रुप के एम्प्लॉइयों तक जाते जाते और नीचे पब्लिक तक। मंत्रिमंडल और संसद में क्या सिमिलरिटीज है? मंत्रिमंडल यानी मिनिस्ट्री और संसद यानी पार्लियामेंट में क्या सिमिलरिटी है? मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य होते हैं वो संसद के भी सदस्य होते हैं, क्योंकि जीत के आए होते हैं, वो निर्वाचित होकर आए होते हैं, जनता का चुनाव होता है उसमें जीत कर आए होते हैं और वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। फिर उनमें से जिनके पास प्रतिभा होती है कुछ करने की बेहतर अपने क्षेत्रों के लिए या देश के लिए, या लगता है डेडिकेटेड पर्सन हैं वो कुछ कर लेंगे, तो उनको मिनिस्ट्री दी जाती है। किसी को पेट्रोलियम मिनिस्ट्री दी जाती है, किसी को कोल मिनिस्ट्री दी जाती है, किसी को वाटर एंड रिसोर्सेज मिनिस्ट्री दी जाती है, किसी को माइनिंग मिनिस्ट्री दी जाती है, किसी को एजुकेशन मिनिस्ट्री दी जाती है, हेल्थ मिनिस्ट्री दी जाती है, इस तरीके से फॉरेन मिनिस्ट्री दी जाती है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री दी जाती है। तो बहुत सारे मिनिस्ट्रीज हैं, सारे मिनिस्ट्रीज के अकॉर्डिंग सभी मिनिस्टर तैयार किए जाते हैं। तो इस मिनिस्टर्स के ग्रुप को ही क्या बोलते हैं? मंत्रिमंडल। और मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य होते हैं वो सदस्य पार्लियामेंट में भी सेम होते हैं। तो ये सिमिलरिटी है। इसीलिए कार्यपालिका का जो मंत्रिमंडल होता है वो जिम्मेदार होता है कार्यपालिका के प्रति और लोकसभा के प्रति भी। तो लोकसभा में यही मंत्रिमंडल समस्याओं के लिए बिल पेश करते हैं और कार्यपालिका में यही मंत्रिमंडल अपने अपने विभाग का कार्य आगे बढ़वाते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर कोई रूल या बिल, विधेयक पास कराया गया पर उसका साइड इफेक्ट बेहतर नहीं रहा, पब्लिक का रुझान उस पर बेहतर नहीं रहा, जैसे कि फार्म बिल, फिलहाल के बीते हुए एग्रीकल्चर बिल था जो प्रधानमंत्री मोदी के समय में पास किया गया, लेकिन किसान उससे संतुष्ट नहीं थे। सिंगू बॉर्डर पर, उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर जो है धरना देके बैठे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे।
ठीक है। तो इस प्रोटेस्ट से ऐसा लगा कि भाई किसान उन बातों को ठीक से समझ नहीं पाए जो फॉर्म बिल में था। एमएसपी को लेकर, मिनिमम सेल प्राइस को लेकर किसान बात को नहीं समझ पाया और इसलिए धरना दे रहे थे। तो जनता के लिए बनाए हुए, बेहतरी के लिए, विकास के लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं। अगर किसी ने गलत किसी भी मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य ने अगर गलत कार्य किया है या असंवैधानिक कार्य किया है, तो आपने सुना होगा कि खुद तो डूबेंगे, सबको लेके डूबेंगे। ऐसे जनता का विश्वास खराब होता है कि फला सरकार के टाइम पे फला व्यक्ति ने बेहतर काम नहीं किया, नहीं सरकार ही खराब है, पूरी मंत्रिमंडल ही ऐसी मिली हुई है। तो अगर किसी, जैसे कि कृषि मंत्रालय, ठीक है, कृषि मंत्रालय, कृषि मंत्री जो थे उनके जरिए ये बिल, दो चीजें हैं यहाँ पे। या तो लोकसभा से बिल गलत पास हुआ, अगर लोकसभा से बिल सही पास हुआ तो कार्यपालिका ने अपना अच्छा काम नहीं किया, जनता को ठीक से अवेयर नहीं किया उस बिल के बारे में। कार्यपालिका का उत्तरदायित्व तो है कि नई नीतियों को जनता के बीच लाया जाए, जागरूक किया जाए। और अगर जनता कह रही है कि इस बिल में, जनता अगर रोड पे आ गई प्रोटेस्ट करने के लिए, फार्मर सारे प्रोटेस्ट करने के लिए आ गए, इसका मतलब है कि फार्मर के अंदर डाउट्स थे। अगर वो बिल अच्छा था तो फार्मर के अंदर डाउट कैसा, और अगर फार्मर के अंदर डाउट्स है तो वो बिल गलत था। और अगर बिल गलत था तो इसका मतलब यह है कि कृषि मंत्री ने बेहतर समस्या का समाधान नहीं निकाला। जो बिल पास कराया उसमें खामियां थी, यानी कि कृषि मंत्री से गलती हो गई लोकसभा में बैठ के वो बिल बनाने के लिए। तो पूरे भारत के किसान सरकार पर उंगली उठाने लगे। तो एक सरकार पूरे मंत्रिमंडल से मिलकर बनती है और एक बनाए गए गलत नियम के कारण पूरे सरकार पर उंगली उठती है। एक बनाए गए नियम से पूरे मंत्रिमंडल पर उंगली उठती है। तो अगली बार ये जनता एक व्यक्ति के गलत किए गए कार्य की वजह से पूरे गवर्नमेंट, पूरे मंत्रिमंडल को ही सपोर्ट नहीं करेगी, वोट नहीं करेगी। तो इसका मतलब है पार्लियामेंट्री में, मंत्रिमंडल में हम तो डूबेंगे सनम, तुम सबको लोगे डूबेंगे। यानी एक मंत्री के किए गए गलत फैसले या बनाए गए गलत बिल से, एक विभाग के किए गए गलत बिल विधेयक पास करने से पूरे मंत्रिमंडल पर संकट आ जाता है।